हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि क्लास 12th के सिलेबस की प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड की जाती है और सही मायने में बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी की जाती है। तो जैसा कि मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी, आप पहले से मेरे से परिचित भी होंगे। क्लास 12th के जूलॉजी के सेक्शन को मैं आपके साथ आगे लेके चल रहा हूँ और इस कड़ी में हम लोग की गाड़ी जो है पहुंच चुकी है हेल्थ और डिजीज वाले यूनिट में। हेल्थ और डिजीज वाले यूनिट में आज जिस स्वास्थ्य की बात होगी, आज जिस बीमारी की बात होगी, आज जिस टॉपिक की बात होगी वो टॉपिक होगा एड्स, जहां पे हम एचआईवी का एक सूक्ष्म आक्रमण कैसे हमारी सामाजिक रक्षा तक का सफर तय करता है। आज क्लास 12th लेवल के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अवेयरनेस के पर्पज से इस डिजीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, नाम से ही बहुतों ने तो नाम सुना होगा एड्स, तो उनको नाम सुनते ही एक बड़ा ही डरावना बीमारी का स्मरण हुआ होगा। मुझे लगता है कि जब हम लोग अपने स्कूलिंग लाइफ में क्लास 8 या 9th में पहली बार एड्स डिजीज के बारे में सुने थे, तो हम लोगों को कुछ बड़ा ही डरावना और एक ऐसी बीमारी लगी जिसमें सामाजिक सुरक्षा या रक्षा जो है दिमाग में आया था कि अच्छा, इस तरीके के जो बीमार लोग होंगे या इस तरीके की बीमारी से जो ग्रसित लोग होंगे उनको बड़ी हीन भावना का शिकार होना पड़ता होगा, क्योंकि उस समय अवेयरनेस और जागरूकता की काफ़ी कमी थी। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम इस सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को तो कवर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो सोशल अवेयरनेस, एक जागरूकता सामाजिक स्तर पे होनी चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। तो जैसा कि नाम है, नाम को ध्यान से सुनेंगे बाबू। डिजीज का नाम है एड्स। एड्स डिजीज में देखिए क्या है, 4 वर्ड्स है, AIDS। ये 4 बीमारी है। वैज्ञानिकों ने इन बीमारी को नहीं बल्कि इन शब्द के लिए बड़ी मेहनत किया होगा ताकि इस बीमारी का एक नाम दिया जाए। AIDS, जैसा कि आप फुल फॉर्म देख रहे थे। बीमारी में इतनी बड़ी बीमारी थी, इतना कुछ आपके साथ या लोगों के साथ घटित हो रहा था कि वैज्ञानिकों ने एक नाम सोचा इसके लिए, और बहुत लंबा नाम था, उसको शॉर्ट में एड्स कहा गया। तो अगर आप नाम का मतलब समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारा मैटर तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। फुल फॉर्म के हिसाब से देखिए तो ये है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए नाम में ही सब कुछ है। यहाँ पे नाम में क्या है भाई, एक्वायर्ड, यानी आपने एक्वायर कर लिया है, आपने अर्जित कर लिया है। क्या अर्जित कर लिया है? इम्यूनो में डेफिशिएंसी, यानी आपने अर्जित कर लिया है क्या भाई, प्रतिरक्षा में कमी। यानी प्रतिरक्षा, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको आपने कमजोर एक्वायर कर लिया है। क्यों? वायरस की वजह से, वो बाद में बात होगी। तो क्या हो रहा है, आपने एक ऐसी चीज अर्जित की है जिससे आपके प्रतिरक्षा में क्या हुआ है भाई, कमी हो गया है। और इस कमियों की वजह से आपके शरीर में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे रोग के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसी बीमारी को नाम दिया गया AIDS, यानी एड्स। एड्स बीमारी में ही नाम है, नाम में ही आपका शब्द है और शब्द में ही आपका आंसर है। क्या आंसर है भाई? यू हैव एक्वायर्ड समथिंग विच आर मेकिंग यू इम्यूनो डेफिशिएंट एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन योर बॉडी इज शोइंग अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब आपने एक ऐसी चीज अर्जित कर ली है जिससे आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र एकदम कमजोर हो गया है, और प्रतिरक्षा तंत्र की इस कमजोरी से आपके शरीर में रोगों के विभिन्न प्रकार के लक्षण आ रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने इतनी बड़े शब्दावली को एक छोटे शब्द में पिरोया और नाम दिया एड्स, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल कमजोर हो रही है, और ऐसा होने से शरीर में बीमारियों का भरपूर लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि इस बीमारी की जो मेन, जो इसकी जो फिजियोलॉजी है बीमारी को बढ़ाने की और वायरस के बॉडी में इंटर करके आपको तबाह या परेशान करने की, इसकी गाथा को समझते हैं। तो जैसा कि एड्स, जिसे कि आप बहुत सारी किताबों में देखा होगा, इसको डेथ वारंट कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें आदमी की मृत्यु का वारंट जारी हो गया है। अब वारंट जारी होने का मतलब है कि मृत्यु या गिरफ्तारी कभी भी संभव है। अब ये बीमारी जो है बेसिकली क्लास 12th लेवल पे
आपको एक अवेयरनेस भी देती है और सिलेबस के मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को भी समझाती है। तो जैसा कि एक बार फिर से हम देखें स्लाइड के माध्यम से, जहाँ पे आप देख रहे होंगे AIDS नाम लिखा होगा, जहाँ ए का मतलब है यहाँ पे एक्वायर्ड, यानी आपने उपार्जित कर लिया है। क्या उपार्जित कर लिया भाई? यह जन्मजात नहीं है, इसे जीवन काल में आपने ग्रहण किया है, इसीलिए इसके लिए शब्द हमने यूज किया एक्वायर्ड। और हमने दूसरा शब्द यूज किया इम्यूनो, यानी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जो है वो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, और इस क्षमता को आपने क्या कर दिया भाई? न्यूनता, कमजोरी ला दी, आपने डेफिशिएंसी ला दी। और इस डेफिशिएंसी की वजह से एक अकेली बीमारी नहीं बल्कि लक्षणों का एक समूह प्रदर्शित हुआ, और इसी प्रदर्शन को हम लोग एड्स नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। जहां तक बीमारी के प्रसार की बात करें तो 1981 में अमेरिका में पहला केस जो है एड्स बीमारी का रिपोर्ट किया गया, और उसके बाद से दुनिया भर में ये जो आंकड़ा है काफी डरावना है, 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ लोगों से अधिक की मृत्यु हो चुकी है। ये एड्स के प्रभावित लोग नहीं है, इनसे मृत्यु हो चुकी है, यानी ये डेटा इससे भी ज्यादा है अगर हम संक्रमण की बात करें तो। अब क्या है कि इस बीमारी का जो मुख्य कारक है वो एक वायरस है। तो एड्स जो है, जिसे आप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कर रहे थे, वो एक वायरस है जिसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग दिया गया है। एक ऐसा वायरस जो आदमी के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर दे, तो इसको भी शॉर्ट में कहा गया HIV। HIV, जहां H का मतलब है ह्यूमन, I है इम्यूनोडेफिशिएंसी, और V है वायरस। मतलब एक ऐसा वायरस, एक ऐसा विषाणु जो प्रतिरक्षा तंत्र मनुष्य का कमजोर करता है, तो उसको नाम मिला HIV। तो अभी तक आप समझ रहे हैं कि HIV जो है और एड्स, दो शब्द आपके पास आए हैं, और दिमाग में ये रखना है कि ये जो HIV और एड्स जो है, इनको आपको अलग से समझने की जरूरत है, दोनों एक ही चीज नहीं है। क्यों भाई? तो आप देखेंगे कि HIV जो है एक विषाणु रेट्रोवायरस है जो संक्रमण का कारण बनाता है। अब रेट्रोवायरस मतलब पुराना कोई वायरस है, बस ऐसा समझिए। और ये जो वायरस है आपके बॉडी में एंट्री करेगा तो इन्फेक्शन होगा HIV का, और यही HIV जब लंबे समय तक एडवांस रूप में पहुंच जाएगा तो अब व्यक्ति जो है एड्स का रोगी कहलाएगा। यानी HIV एकदम प्राइमरी स्टेज है इन्फेक्शन, और एड्स जो है उसका आखिरी पड़ाव है। तो HIV और एड्स में भी आप अंतर समझेंगे कि HIV जो है एकदम शुरुआती लक्षण का इन्फेक्शन हो सकता है, और यही जब पूरे एडवांस फॉर्म में चला जाए, अंतिम स्टेज में चला जाए, तो वो बीमारी एड्स के रूप से जानी जाएगी। दूसरा है क्या कि HIV के केस में हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं, अब देखिए, अब एक बहुत अच्छा इम्यूनो सिस्टम में आपने कंसेप्ट बिल्ड किया होगा कि हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु जब प्रवेश करता है तो बॉडी की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं वो फाइट करती हैं, लड़ती हैं, और लड़ के एक प्राथमिक अनुक्रिया विकसित करने के बाद बहुत ही कम समय में, 1 सप्ताह हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस की दोबारा बॉडी में एंट्री हो तो उसको मार के भगाने में बड़ी आसानी से ये काम बॉडी कर लेता है। आपके दिमाग में आएगा कि वायरस के केस में, HIV वायरस के केस में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि वायरस हमारे बॉडी के अंदर आया और आने के बाद लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहा, और शरीर के सारे रखवाले, सारे प्रतिरक्षी कोशिका वाले जो कोशिका थे वो शांत बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, लेकिन एक यहाँ पे बात समझेंगे कि हर HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स नहीं होता। देखिए अब एक शब्द समझिए यहाँ पे, हर जो व्यक्ति HIV है, इन्फेक्टेड है, वो एड्स में परिणत नहीं होगा, क्योंकि एड्स क्या है? एडवांस फॉर्म है उसका। लेकिन ये तय है कि हर एड्स रोगी को HIV का इन्फेक्शन तो हुआ ही होगा। मतलब HIV का इन्फेक्शन एक एंट्री लेवल है बीमारी का, और एड्स जो है उसका सबसे विकराल और अंतिम स्वरूप है। अब आते हैं काम की बात पे, और एड्स के हम जो वायरस है उसके बारे में बात करते हैं। वायरस का आपने बहुत सारा नाम देखा होगा, पोलियो भी वायरस से होता है, कोरोना अभी इतनी बड़ी महामारी उभर के उभरी वर्ल्ड वाइड, वो भी वायरल डिजीज था, वायरस से ही था। तो ये सब वायरस आए गए, ये उतना ज्यादा कोहराम नहीं मचा पाए, हालांकि इन्होंने अपने अपने स्तर से डैमेज किया है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो थ्रीट और जो डेथ वारंट होने का तमगा जो मनुष्य के कम्युनिटी को लंबे समय से परेशान कर रहा वायरस है, वो ये वायरस है। एक रेट्रो वायरस है, एक पुराना वायरस है, और इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है बाबू ये है
देखिए कितना डिजाइन से बॉडी इसकी बनी हुई है, और नेचर ने इसको या इसने अपने को हमारे तबाही के लिए कितना अच्छा से प्रिपरेशन किया है। अगर हम वायरस की बॉडी को देखें तो आपको इतना बड़ा संरचना में आपको कुछ ज्यादा नहीं देखना है, चार चीजें देखनी है। सबसे बाहर का परत देखना है कि ये जो वायरस का जो आउटर बाउंड्री है, वायरस का जो आउटर बाउंड्री है ये किस चीज का बना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वायरस का जो बाहरी आवरण है जो वायरस की सुरक्षा के लिए है वो लिपिड का बना होता है। पहला कंसेप्ट आया कि वायरस एचआईवी का जो है उसकी जो बाहरी परत है वो लिपिड की बनी हुई है, मतलब वसा के परत की बनी हुई है, पहला कंसेप्ट। दूसरा है कि जब हम इसके अंदर आते हैं तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो माला माला टाइप का डिजाइन में इसको बना हुआ है, ये एक स्पेशल टाइप का एक और इसके पास परत होता है, लेयर होता है, और ये परत जो है प्रोटीन का बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि वायरस का जो कवरिंग है, कोट है, वो प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। और एक्चुअल जितना भी चीज है उसमें यही जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो चीज देख रहे हैं, ये सबसे विचित्र चीज है। वायरस के अंदर जो है अपना अनुवांशिक पदार्थ है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। एचआईवी वायरस के बारे में मैंने आपको अभी तक दो बातें बताई कि एचआईवी वायरस एक रेट्रो वायरस है, एक पुराना वायरस है। इस वायरस के बॉडी की जो बाहरी परत है वो लिपिड की या वसा की बनी हुई है। उसके और अंदर हम जाएंगे तो प्रोटीन का कोट मिलेगा, प्रोटीन का कवरिंग मिलेगा, और उसी कवरिंग के अंदर इसका जो अंदर का ये जो दो मटेरियल दिख रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक लड़िए आरएनए का बना होता है। वायरस के बॉडी में अनुवांशिक पदार्थ है, एचआईवी वायरस में। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं भाई? अनुवांशिक पदार्थ आपने पढ़ा होगा कि हम लोग के केस में, मनुष्य के केस में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे जो भी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो माता पिता से बच्चों में और अगली पीढ़ी में ले जाता है। इसके बॉडी में, वायरस के बॉडी में जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो याद रखेंगे, एक लड़िए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। यानी एचआईवी वायरस के केस में चार बातें आपको समझनी थी, तीन बात आप समझ चुके हैं। पहला कि एचआईवी वायरस एक रेट्रो वायरस है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 कि वायरस की जो बॉडी है उसके बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लिपिड का बना हुआ है, अंदर में एक प्रोटीन की कोट है। तीसरा बात जो आपने समझा वो समझा कि वायरस के बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी अनुवांशिक पदार्थ है एचआईवी वायरस का, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। और नंबर 4 जो बोलने जा रहे हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि इस अनुवांशिक पदार्थ के अंदर, इस वायरस के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम है बाबू, और ये सारा खेल इसी एंजाइम की वजह से होता है। नाम एंजाइम का पहले याद करिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इस एचआईवी वायरस के बॉडी में पाया जा रहा है, एंजाइम है ये। अब नाम सुनिए, रिवर्स। आपने देखा होगा रिवर्स माने आप सुने होंगे उल्टा, कोई चीज रिवर्स करते हैं ना तो उल्टा। अब ये ट्रांसक्रिप्टेज, एक शब्द होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रक्रिया है जहां पे डीएनए के द्वारा आरएनए बनाया जाता है। जी, डीएनए के द्वारा आरएनए बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन इस वायरस के पास क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो पूरा खेल उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। आम परिस्थिति में डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वायरस के पास। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उल्टा। यानी पहले डीएनए से जो आरएनए बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा? आरएनए जो है वो डीएनए बनाएगा। ये बात आपको समझना एचआईवी के केस में बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस का जो कुछ भी खेल है वो इसी की वजह से हो रहा है। ये जो मैजिक वायरस कर रहा है कि मतलब सालों तक आपके बॉडी में बना रहा, और बॉडी के जो रखवाले थे आपके ऊपर एक्शन नहीं ले पाए, आपको एलिमिनेट नहीं कर पाए, मार के नहीं भगा पाए। तो ये जो जीत हो रही है वायरस की, वो इस एंजाइम की वजह से हो रही है, और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं आपको शुरुआत में बताया कि एचआईवी वायरस के स्ट्रक्चर से चार बातें एग्जाम के लिए और कंसेप्ट के लिए बेहद जरूरी हैं। उसमें सबसे पहला बात है कि भाई एचआईवी वायरस एक रेट्रो वायरस है। दूसरा बात है कि इसके बाहर जो है वो वसा की परत है, अंदर में प्रोटीन की कोट है।
तीसरी बात यह है कि इसके पास आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक लड़ी आरएनए है। और नंबर 4, वायरस का अपना खुद का एक बहुत ही यूनिक टाइप का एंजाइम लिए हुए है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को मैंने काम बताया कि ये उल्टा काम करेगा, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। तो आप पढ़ रहे हैं एचआईवी के इन्फेक्शन के बारे में, जो अपने विकराल रूप पे पहुंचेगा तो एड्स में परिणत हो जाएगा, और ये सब कुछ वायरस के द्वारा होगा, और ये सब कुछ मनुष्य के केस में होगा। तो ये जो वायरस है हमारे बॉडी के अंदर इतना विचित्र संरचना के साथ एंट्री कैसे करेगा? वायरस तो भाई क्या है, वायरस के बारे में परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक, एक लिंक है, योजक कड़ी है, किसके किसके बीच भाई? तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस आपके टेबल पर बैठा हुआ है तो मुर्दा है, मरा हुआ है। वायरस आपके क्लासरूम में बैठा हुआ है तो डेथ है, डेड है। लेकिन वही वायरस अगर आपके कोशिका के संपर्क में आ गया, कांटेक्ट हो गया, तो आपके सरफेस से जुड़ के जिंदा हो जाएगा। तो वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब इस वायरस का, एचआईवी वायरस का, रेट्रो वायरस का बीमारी फैलाने के लिए क्या क्या आधार है, इन 4 आधार के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी वायरस, एचआईवी का वायरस इन्हीं तरल पदार्थों के द्वारा बॉडी में जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहला असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बीमारी का संक्रमण झेल रहा है, संक्रमित व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट होता है, विशेषकर एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन के संदर्भ में समझे, फिजिकल मेटिंग होती है, तो वैसी स्थिति में ये वायरस बॉडी के अंदर जाने का संभावना बनाता है। यानी अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड या इस तरीके का संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का जो संपर्क है, विशेषकर फिजिकल कांटेक्ट जो है, वो बीमारी को प्रेरित कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, वायरस के बॉडी में आने का पहला रास्ता यही है। दूसरा, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का आदान किया जाता है। व्यक्ति जो है बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, उसके खून में, बॉडी में खून की कमी हो जाती है और डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। वैसे स्थिति में अगर कोई ऐसा रक्त आपके बॉडी में ट्रांसफ्यूज करा दिया जाए जो पहले से संक्रमित है, तो वैसे परिस्थिति में भी एचआईवी के इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एचआईवी वायरस जो इतना डिजाइन के साथ बना हुआ है, ये हमारे बॉडी में कैसे आता है। अब आए दिनों देखते हैं गूगल पे कभी आता है कि किसी कंपनी के मालिक ने, मतलब वहाँ के मालिक नहीं कहेंगे, वहाँ के किसी एम्प्लॉय ने अपना ब्लड जो है उस प्रोडक्ट में मिला दिया। जैसे अब उतना घुमा के बताने से अच्छा है क्लियरली जान लीजिए कि फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक में अफवाह उड़ा कि वहाँ पे काम करने वाले वर्कर ने अपना एचआईवी पॉजिटिव ब्लड जो है उसमें मिला दिया कोल्ड ड्रिंक में, और उसको वो बाजार में सेल कर रहा है। अफवाह उड़ा कि वैसा कोल्ड ड्रिंक पीने से भी आदमी को एचआईवी एड्स हो जाएगा। तो ये सभी र्यूमर्स हैं, इसीलिए आपको ये अवेयरनेस पर्पज से जानना बेहद जरूरी है कि संक्रमण के भैया प्रवेश करने के यही रास्ते हैं। रास्ता 1 आप समझ गए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दूसरा उपाय है। तीसरा है कि अगर वैसे लोग जो संक्रमित निडल का, अब बहुत तरीके के इंडिया में या दुनिया में अलग अलग कल्चर के तहत जो है कुछ एडिक्टेड नशेड़ी लोग भी होते हैं जो एक ही तरीके के सिरिंज और निडल का इस्तेमाल बार बार नशे के लिए करते हैं। या कभी कभी आजकल का तो डिस्पोजेबल जो सिरिंज आता है वो तो एक बार यूज करने के बाद ही डैमेज हो जाता है। पहले था ट्रेडिशनल की एक ही इंजेक्शन का जो निडल था उसको बार बार यूज किया जाता अलग अलग व्यक्ति में। तो उस तरीके के संक्रमित सुइयों को अगर साझा यूज किया जा रहा है, शेयर करके यूज किया जा रहा है, तो वो भी एक संभावना एचआईवी के इन्फेक्शन का बनाता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है जिसके माध्यम से वायरस की आपके बॉडी में एंट्री हो सकती है। नंबर 4, वैसी माँ जो प्रेग्नेंट है और वो किसी शिशु को जन्म देने वाली है और उसके अंदर अगर एचआईवी का संक्रमण है तो वो शिशु में डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया है एचआईवी के वर्टिकल ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं? तो संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जो बीमारी जा रही है वो एक वर्टिकल ट्रांसमिशन का प्रकार है, और ऐसे केसेस में भी ये बीमारी
या वायरस को बॉडी में जाने की संभावना बनती है। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जो कपल होते हैं, वो मैरिड लाइफ में आने के बाद जब फैमिली प्लान करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले इसी तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं, दैट इज एसटीडी का कोई शिकायत तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, एचआईवी वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एचआईवी, जिसको कि आप वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग बता रहे थे, मनुष्य में फैलने वाला रोग बता रहे थे, और ये जो रोग था वो बेसिकली इन 4 मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है जहाँ से वायरस की बॉडी में एंट्री हो सकती है। और इन चारों को समझने के लिए लोगों को शिक्षित होना, जागरूक होना बेहद जरूरी है, ताकि वो वायरस के एंट्री को ही रोक लें। अब आते हैं कि वायरस जो है, इतना जो डिज़ाइन है, तो मैंने अभी बताया ना कि कोल्ड ड्रिंक में फ्रूटी पीने से वायरस घुस जाएगा बॉडी में, ऐसा रूमर्स भी था। तो कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ अवेयरनेस भी हैं, कुछ साइंटिफिक दृष्टिकोण भी हैं। थोड़ा ये भी समझते हैं क्या क्या भ्रांतियां हैं भाई। तो एक है कि हाथ मिलाने से, गले लगने से या छूने से एड्स फैलता है, एचआईवी का इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे देखे होंगे क्रॉस दिया हुआ है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये निहायती जो है बकवास पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर 2, साथ में खाना खाने से, बर्तन या शौचालय साझा करने से, टॉवल ववेल यूज करने से भी एचआईवी की संभावना बढ़ती है। क्रॉस घेरा हुआ है, यानी कि ऐसा भी बिल्कुल बेकार का चीज है। मच्छर के काटने से, कीड़ों के काटने से, अब किसी ने तो यहाँ तक रूमर फैला दिया कि आदमी को मच्छर काटता है, अब मच्छर काटता है तो ब्लड खींचता है, और ब्लड खींच के दूसरे जगह गया तो किसी एड्स वाले का ब्लड अगर खींच लिया हो और किसी स्वस्थ आदमी को जाके काट दे तो उसको भी तो एड्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है साइंटिफिकली एकदम प्रूवन है कि भाई ये सब बकवास चीजें हैं। इसीलिए यहाँ पे भी क्रॉस आपको देखने को मिलेगा, मच्छर के काटने से एड्स या एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हवा, खांसने, छींकने या पानी के माध्यम से भी बीमारी के फैलने की संभावना, यहाँ भी क्रॉस देख रहे होंगे। ये सभी चीजें जनहित में अवेयरनेस पर्पज से आप समझ सकते हैं, ऐसे एचआईवी फैलता नहीं है। 2 चीजें यहाँ पे टिक लगा हुआ है, संक्रमित लोगों को परिवार या समाज से अलग करना पूर्णतः अवैज्ञानिक है। देखिए 90s में जब ये बीमारी अपने पीक पे थी तो बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी को छिपाया, और छिपाने की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलते रह गई। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला ने ऑफिशियली ये बताया था कि उनका लड़का जो है एचआईवी से संक्रमित है, उसकी डेथ भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें बड़े समाज में बड़े लोगों ने आके बताया भाई कि समाज में इस तरीके का जो अवहेलना या जो साइडलाइन करने की जो व्यवस्था है उससे हम लोग थोड़ा बच सके। दूसरा है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें समाज का हिस्सा बनाए रखना आवश्यक है। इसीलिए बहुत सारी सोशल कह सकते हैं अवेयरनेस फैलाने वाली टीम है, एनजीओज हैं, जो इस तरीके के रोगियों के लिए और उनके जीवन में एक इम्पैक्ट बना रहे पॉजिटिव, उसके लिए काम करती हैं, और उनको प्रॉपर दवाई देने से लेके और भी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में संक्रमित व्यक्ति अपने को आइसोलेटेड इंडिविजुअल ना समझे, अलग किया हुआ व्यक्ति या अलग उसको रुख रखने वाला व्यक्ति से ना सोचा जाए, मेन स्ट्रीम में उसे भी जीने का मौका मिले। तो बात हो रही है वायरस की, और अब आ रही है साइंस की। अभी तक जो हम बात बोल रहे थे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था कि 1981 में वायरस का पहला केस मिला। वायरस जो है उसका नाम एचआईवी वायरस रखा गया क्योंकि वो ह्यूमन में इम्यूनिटी को कमज़ोर कर दे रहा था। ये वायरस रेट्रो वायरस था। इस वायरस के अंदर जो है प्रोटीन के और लिपिड के परत पाए जा रहे थे। वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ था जिसका नाम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपने रखा, और वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम थी। यहाँ तक तो आप बिल्कुल कंसेप्ट लेके चल रहे थे। बीच में कुछ थ्योरेटिकल बात आ गया, वहाँ से हम लोग भटक गए। अब आता है मेन बात कि अब आपको दिख रहा है कि एचआईवी का वायरस है, और आपको दिख रहा है कि वायरस जो है या तो संक्रमित व्यक्ति के साथ भौतिक संपर्क करने से बॉडी में आ रहा है, या तो संक्रमित रक्त के आधान से आ रहा है, या तो संक्रमित मां से उसके शिशु में ट्रांसफर हो रहा है, और या तो सिरिंज या निडल वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो शेड की गई है, संक्रमित है, उसके माध्यम से हो रहा है। तो अब ये मान लिया जाए कि इनमें से कोई भी चारों में से कोई एक स्टेप किसी इंडिविजुअल के साथ हुआ होगा और वायरस ने आपके बॉडी में एंट्री कर लिया। एचआईवी वायरस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ, अपनी पूरे खुफिया एजेंसी के साथ आपके बॉडी के अंदर आता है तो क्या होता है, उस साइंस को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक शब्द है बाबू आपको, मैक्रोफेज। ये बिल्कुल ध्यान से समझने का चीज है। मैक्रोफेज
किसी बाहर ग्रह से आया हुआ चीज नहीं है, वो आपके बॉडी के भीतर का रखवाला है। मैक्रोफेज एक ऐसा सेल है, समझो कि सभी पुलिस और जवान का जो सबसे हायर कमांड का जो अधिकारी होगा वो मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज को काम दिया गया है कि तुम बॉडी के सारे सोल्जर्स को जगह जगह भेजते रहना कि कहीं लड़ाई हो गई, कहीं झगड़ा हो गई, कहीं कीटाणु आ गया तो उसको आप टारगेट करोगे। अब वायरस की देखिए खासियत, वायरस बॉडी के अंदर आ रहा है तो ये छोटे मोटे कोशिका लोग से संपर्क नहीं कर रहा है, सीधा दरवाजा खटखटाया, बॉडी के अंदर आया और आके बोला कि तुम लोग का बॉस कौन है। तो बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का बॉस है मैक्रोफेज। उसी मैक्रोफेज को डायरेक्ट बोला कि हम उसी से बेट करने जा रहे हैं। अब आप सोचो कि कोई एक आतंकवादी एक किसी ऑफिस में आ जाए और ऑफिस में आके सीधा बोले कि उस ऑफिस का जो हेड है, जो डायरेक्टर है, उससे मुझे मिलना है, तो थोड़े देर के जो छोटे इंप्लॉय होगा उनको लगता है कि जरूर कोई बड़ा आदमी होगा तभी डायरेक्ट डायरेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉडी ने थोड़ा सा वहां पे, ऐसे भी कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर आता है तो शरीर तुरंत अटैक थोड़े कर देता है, शरीर का भी अपना सिस्टम है, पहले हाय हेलो होता है, जान पहचान होता है कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, जब प्रवृत्ति समझ में आती है तब मारपीट होती है। तो इस वायरस ने डायरेक्टली क्या किया, मैक्रोफेज को टारगेट किया। वायरस के पास अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पहले से आपको बता दे आरएनए है, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक लड़िए होता है, यही आरएनए है। और वायरस के पास पहले से एंजाइम में भी है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इतना कुछ लेके वायरस सीधा आपके बॉडी में कहाँ आ गया भाई, किसी मैक्रोफेज में आ गया। मैक्रोफेज क्या है, सभी प्रतिरक्षी कोशिकाओं का हेड है, बॉस है, वहां पहुंच गया। बॉस के पास जाके किया, वो देखिए क्या किया, ध्यान से स्टेप को समझिएगा, आपको ये पूरी फिजियोलॉजी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रवेश, वायरस जो है मैक्रोफेज कोशिका के भीतर अपना आरएनए छोड़ता है। मान लो ये कोई मैक्रोफेज कोशिका है, यही मान लो मैक्रोफेज कोई कोशिका है, इस कोशिका में वायरस आया और अपना वाला जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था ना बाबू, वो आरएनए यहाँ पे मान लो छोड़ दिया। क्लियर, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि वायरस जो है मैक्रोफेज कोशिका के भीतर अपना आरएनए छोड़ देता है। क्लियर है, फिर क्या करता है, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, शॉर्ट में जो आरटी है, ये एंजाइम ही है जो सारा खेल करता है। दूसरे पॉइंट में समझिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। सामान्य तौर पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, इसी घटना को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन इस वायरस के पास एक ऐसा एंजाइम है जिसने इस पूरे खेल को पलट दिया, आरएनए से अब ये क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे पॉइंट को समझिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरस का जो आरएनए है वो वायरल डीएनए में बदल जा रहा है। ठीक वैसे बाबू कि हमने एक 500 रुपए का जाली नोट लिया और जाली नोट लेके एक दुकान के अंदर प्रवेश कर गए, दुकान आपका शरीर है, और उस जाली नोट को दुकानदार के पास गए और छोटे मोटे जो लेबर थे उनको ना देके डायरेक्ट मालिक को 500 रुपया दे दिए। मालिक ने वो नकली नोट रख लिया और उसका मैंने सोचो 10-20 रुपए का कुछ खरीदा होगा, बाकी कुछ रिटर्न दे दिया होगा। तो जो रिटर्न दिया वो तो असली मिल गया ना मुझे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है हो रहा है, इसमें ये वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट कर दिया किसमें भाई, डीएनए में, ये वायरल डीएनए बना दिया। मतलब समझो नकली नोट था उसको चला दिया। और ये सब कहाँ पे कर रहा है, मैक्रोफेज के सेल में घुस के कर रहा है, बॉस के साथ बैठा हुआ है। और वहां जाके उसने ये सब इतना बड़ा बदलाव कर दिया, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। आम बॉडी में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनता है और इसने क्या बना लिया, ये तो बॉडी में आके आपका डीएनए बना लिया, वायरल डीएनए बना लिया। अब ये नकली नोट नकली नहीं रह गया, अब ये वायरल डीएनए असली डीएनए हो गया। अब इसी को लेके आगे बढ़ेगा, क्या करेगा वो देखिए, यह वायरल डीएनए मानव कोशिका के जीनोम के साथ जुड़ जाता है। अब जहां पे सोचिए नोट बदलने का, नोट गिनने का काम हो रहा है, मतलब जहां पे हमारे बॉडी में डीएनए से आरएनए बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे ये गया और ओरिजिनल वाला वायरल डीएनए दे दिया, बोला कि इस डीएनए को आरएनए बदल दो। तो अब तो भाई उसका नोट भी असली है।
और ये तो बॉडी में होता भी है, डीएनए से आरएनए बनता है। तब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, अब लो आरएनए वायरस जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 को देगा तो 8 को मिलेगा, 16 को देगा तो 32 को मिलेगा, और ऐसे ऐसे करते 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 नकली डीएनए बनना शुरू हो गया। और मैक्रोफेज क्या बन गया बाबू, एचआईवी का फैक्ट्री बन गया। अब फैक्ट्री में आप ही के बॉडी के अंदर आप ही के लोग, बड़े बड़े अधिकारी मिलके पूरे बॉडी में सब प्लान कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे कोशिका जो मार धाड़ करते थे वो आराम से बैठे हुए, उनको लग रहा है कि भाई मालिक बात कर रहे हैं, वहां पे सब काम हो रहा है, डीएनए वो बना ही ले रहा है, मतलब कोई कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, नकली नोट पहले ही से क्लियर कर चुका है। एंजाइम था ना उसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आपने पूरा खेल कर दिया, पूरा ट्रांसक्रिप्शन को उलट के आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। आरएनए जो था आपके पास उसको आपने डीएनए बना लिया। अब उस डीएनए को क्या किया आपने, इंटीग्रेट कर दिया, मानव डीएनए का, जहां पे डीएनए से आरएनए बन रहा है वहां पे इसको आपने बजा लिया, कैश कर लिया, और ढेर सारा फैक्ट्री का निर्माण हो गया भाई। संक्रमित कोशिका का डीएनए अब शरीर के खिलाफ काम करेगा और लगातार नए वायरस प्रोड्यूस करेगा। और ये नए वायरस जब बार बार प्रोड्यूस होंगे तो ये माइक्रोफेज क्या हो जाएगा, एचआईवी की फैक्ट्री हो जाएगा। अब आप ही के बॉडी के ऊपर के जो सिस्टम में जो लोग थे उन्होंने मिलजुल के एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि ये रोज बनेगा, और बनते 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 क्या हो जाएगा, एक फैक्ट्री हो जाएगा। इस फैक्ट्री में लंबे समय तक ढेर सारे वायरस जो है एचआईवी के प्रोड्यूस किए जाएंगे। और बॉडी में जब ये रोज होने लगेगा ना, तो बॉडी के जो सिस्टम में जो सेल हैं जो मार धाड़ वाले हैं वो भी सोचेंगे कि अच्छा अब तो भैया सब चीज़ रूटीन में चल रहा है, कहीं से किसी प्रति कोई एंटीबॉडी अभी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये धीरे धीरे जो है आगे और विकराल रूप लेता जाएगा। यानी जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझाया उसी चीज को, जो रेट्रो वायरस का जो रेप्लिकेशन का साइकिल है उसको एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए क्या हो रहा है। ये है आपका रेट्रो वायरस और ये है आपके बॉडी का सेल। रेट्रो वायरस आपके बॉडी के अंदर आ गया, वायरल आरएनए कोर सामान्य पशु कोशिका एनिमल सेल में प्रवेश कर गया, मतलब नॉर्मल ह्यूमन एनिमल सेल जो हम लोग का है उसके अंदर प्रवेश कर गया। दूसरा स्टेप क्या किया भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से उसने वायरल आरएनए को, माने वायरस के अपने आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ये दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप में क्या हुआ, वायरस बॉडी के अंदर आया, माइक्रोफेज सेल को टारगेट किया। दूसरे में क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लिया और पूरा प्रोसेस को पलट दिया। क्या किया, अपना जो एचआईवी का जो आरएनए वायरस था वो अब डीएनए वायरस में कन्वर्ट हो गया, वायरस के पास डीएनए हो गया बाबू, बड़ा खतरनाक चीज हो गया। मतलब एक आतंकवादी को बड़ी सी बंदूक मिल गई, मशीन गन मिल गई, अब तो सबको भूनने वाला है। अब क्या है तीसरा, वायरल डीएनए कोशिका के केंद्रक में मेजबान जीनोम में शामिल हो जाता है। मेजबान आप ही हैं, आप ही का बॉडी है। अब इस बॉडी में ये जो वायरस है अपना डीएनए वाला सेगमेंट लेके जुड़ गया, और जहां पे आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो ना, डीएनए से आरएनए बनाते हो, यहीं पे ये संक्रमित कोशिकाओं का नया वायरल आरएनए का उत्पादन करेगा। अब डीएनए से आरएनए बनेगा, इसने तो पहले पहले क्या बनाया, पहले आरएनए से डीएनए बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, और अब नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन जहां जहां होगा वहां पे ये डीएनए से आरएनए बनाता रहेगा। पूरा बॉडी कैसे हो गया भाई, नए वायरस बनते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, कोशिकाओं को संक्रमित करते रहेंगे। और ये जो मैक्रोफेज को मैंने बोल रहा था ना, ये अब हो गया आपका एचआईवी का फैक्ट्री। इसी फैक्ट्री में एचआईवी का वायरस बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। एचआईवी फैक्ट्री में वायरस जो है बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये चीज भी देखने की जरूरत होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप समझ पा रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो सिंपल कंसेप्ट एक बार फिर से सुन लीजिए कि एचआईवी वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, मैक्रोफेज सेल को टारगेट करता है, वहां पे वो अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरल आरएनए को पहले डीएनए में परिवर्तित कर देता है, और फिर वो जो वायरल डीएनए उसका है उसको लेके वो हमारे बॉडी के न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान फिर उसको डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से एचआईवी फैक्ट्री आपके बॉडी के अंदर तैयार हो जाती है। अगर नॉर्मल हम देखें तो समझ सकते हैं कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली का जो पतन होता है वो कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है। यहाँ आपको 0 से लेके 10-12 साल तक का डेटा दिया गया है, और ये आपको मात्रा दिया गया है। तो यही बताया जा रहा है कि धीरे धीरे, ये शायद देख रहे हैं 1 साल तक तो कुछ था ही नहीं इधर, 2 साल हुआ तो ऐसे, 4 साल हुआ तो ऐसे, 8 साल हुआ तो ऐसे, और देख रहे होंगे कि ये वायरस का अवस्था इतना लोड तक पहुंचा दिया।
और जो ये ऊपर पहुंचते गया, ये जो आपके जो हेल्पर सेल थे जो पहले बहुत भारी मात्रा में थे, वो सीधा सीधी आके लास्ट में डिक्लाइन हो गए एकदम से। मतलब वायरस बढ़ते गया और जो आपके रखवाले थे वो धीरे धीरे घटते गए। और ऐसा होने में समय लग रहा है बाबू, देखो ये 10 साल तक 12 साल तक का पूरा टाइम प्लॉट दिया हुआ है। ये समझने के लिए ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। आपको जो मुख्य बात समझना है वो HIV वायरस का स्ट्रक्चर समझना है, HIV वायरस का किस तरीके का स्ट्रेटेजी है, कैसे वो एप्लीकेशन करता है, उसको समझना है कि कैसे वो HIV फैक्ट्री बना लेता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि जैसे जैसे समय बीतता है वायरस की संख्या बढ़ती है और आपके जो अच्छे वाले सेल हैं उनकी संख्या घटती है। ये आपको एक कनेक्शन समझाने की कोशिश की गई है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो बीमारी में जो सिम्टम्स जो आते हैं उसमें सबसे सबसे खास बात होता है ये वाला फैक्टर। क्या है भाई वो फैक्टर? ये फैक्टर है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। यानी आप अगर स्क्रीन को प्रॉपर देख पाए तो हो, हाँ, अवसरवादी संक्रमण। ऐसा होने से क्या हो रहा है कि बॉडी में आपके पास जो संक्रमण है वो किस तरीके से फैल रहा है वो देखिए। टी कोशिकाओं की भारी कमी के कारण, टी कोशिका याद है ना, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा में टी कोशिका भाग ले रही थी, हेल्पर सेल वगैरह थे, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं ना, शरीर उन सूक्ष्म जीवों से अब लड़ नहीं पाता है और समान स्थिति में भी छोटा मोटा बैक्टीरिया वायरस जो आमतौर पे बॉडी में कुछ नहीं करता आके, वो अब एड्स के रोगी के केस में बड़ा धमाका करेगा। और नॉर्मल सर्दी जो है, जुकाम जो है, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, सांस लेने की समस्या हो जाएगी, पेट हमेशा खराब हो जाएगा, बार बार दस्त होने लगेंगे, वजन में भारी कमी आने लगेगी। और जो बीमारी आपके मोहल्ले से होकर गुजर रही होगी वो पहले संक्रमित व्यक्ति को छुएगी और उसको अच्छा से हाई लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी के जो प्रतिरक्षी कोशिका है, हेल्पर सेल हैं, लड़ने वाली कोशिकाएं हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो विषाणु हो गया, तो परजीवी हो गया, तो ये फंगस हो गया, तो जीवाणु हो गया, तो जो जाएगा समझो कि एक बार नॉक करके जाएगा संक्रमित व्यक्ति को। इसी को हम लोग बोल रहे हैं अवसरवादी संक्रमण, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया। कोई भी बीमारी संक्रमित व्यक्ति को पहले छुएगी क्योंकि उस व्यक्ति को के अंदर जो रखवाला है, शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है, HIV की फैक्ट्री बन गई है, वायरस भारी मात्रा में आ गया है और सभी सिपाहियों को धीरे धीरे कोने में ले जाके मारना शुरू कर दिया है। तो संक्रमण बॉडी में आना एकदम लाजमी है। अब है क्या है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बॉडी में किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, बॉडी में किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स पे बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम्स में मैंने आपको बताया कि अवसरवादी संक्रमण होना तो भाई एकदम कॉमन बात हो जाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ेंगे, बॉडी में कोई भी बीमारी जो है वो संक्रमण का एकदम विकराल रूप ले लेगा, तो ये अवसरवादी संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। वजन में भारी कमी, ये एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न होगा देखने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है वो दस्त या पेट खराब होना ये हमेशा बना रहेगा, वो कभी कभी डायरिया वगैरह जो है के रूप में भी कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम संक्रमण के और लेवल की बात करें तो एक नॉक्चर्नल स्वेटिंग का भी बहुत सारा जो है वो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, रात्रि में बहुत ज़्यादा पसीना, हालांकि ये टीबी के पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के अवसरवादी संक्रमण आ रहा है। अब बॉडी में संक्रमण के फैलने से कोई भी, मैंने जैसे बताया, कोई भी जीवाणु विषाणु आ रहा है तो आपसे नॉक करके जा रहा है और अपना विकराल रूप धारण करा दे रहा है। अगर बॉडी में ऐसा कोई भी सिम्टम्स आता है तो जांच कराने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग कराते हैं। और एलिजा टेस्ट जो बिहार बोर्ड का एक बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, एलिजा टेस्ट किस बीमारी में कराते हैं, तो एड्स में कराते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे एलिजा का। और ये जो है एक तरीके से सबसे प्राइमरी लेवल पर टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं से भी कोई HIV का बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है। वायरस की प्रकृति को चेक करना होता है, अगर ये कंफर्म हो जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में, तो फिर आगे के लिए अगर पॉजिटिव है तो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग या PCR भी करा के टोटल डैमेज को भी देखा जाता है कि CD4 सेल, वो जो आपके मैक्रोफेज के जो ग्रुप के जो लोग हैं, उन लोगों की संख्या बॉडी में मेंटेन है कि नहीं है।
इनकी संख्या जितनी कम रहेगी संक्रमण उतना पुराना होगा और उतना ज्यादा जो है वो एड्स के रूप में परिणित नजर आएगा। एलिजा टेस्ट जो है इसके लिए हम लोग कराते हैं। अब देखिए क्या है कि जानकारी ये है भाई कि एड्स का कोई इलाज नहीं है और इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बीमारी से बचना ही बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों को बीमारी हुई है तो एआरटी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। असिस्टेड जो है एक तरीके से हम लोग एंटी रेट्रोवायरल टेक्निक का दवाइयाँ लेते हैं और ये एक समझो कि ये साइकिल का चेन है और इस चेन का काम है वायरस का संख्या बढ़ाना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमने एक यहाँ पे एंटी वायरल दवाई दे दी, एंटी वायरल दवाई दे दी और ये रेट्रोवायरल के अगेंस्ट में है, मतलब कि जो रेट्रोवायरस HIV है उसके अगेंस्ट में है और ये बार बार क्या करेगा, इनके इस दर को धीरे धीरे मिनिमाइज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ART जो दवाइयाँ हैं वो एकदम से एड्स को ठीक कर देती हैं, लेकिन हाँ जिस दर से वायरस का डिवीजन हो रहा है, जिस दर से वायरस की संख्या मल्टीप्लाई होकर आपके बॉडी में बढ़ रही है उस दर को कम करेगा, यानी एड्स में बदलने में ये समय लगाएगा। तब तक व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीने का प्रयास करेगा। तो ये जो एक तरीके से रेट्रोवायरल ड्रग जो है ये हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे किताबों में आप देखे होंगे AZT या जाइडोविडिन, इस तरह के कुछ ड्रग भी यूज किए जाते हैं। ये सब ART के ही उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है कि बीमारी का कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बीमारी के सबसे अच्छा अवेयरनेस यही है कि हम जो है संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के भौतिक संपर्क से दूरी बनाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बिल्कुल मॉनिटर करवा के ही करवाएं, संक्रमित निडल या सिरिंज या कोई भी निडल सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल नहीं करें और माता जो है अगर प्रेगनेंसी में किसी शिशु को जन्म देने जा रही है तो प्रॉपरली उसका टेस्ट कराएं ताकि वो किसी तरह का इन्फेक्शन से पीड़ित तो नहीं है। अब है क्या कि होने के बाद दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं और दवाइयाँ सिर्फ यही कर सकती हैं कि आपके जीवन में जो वायरस के बढ़ने की जो स्पीड है उसको कम करेगी और व्यक्ति जो है थोड़ा सामान्य जीवन जी पाएगा। आप देखेंगे कि प्रिवेंशन में हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है, क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है इसलिए रोकथाम ही एकमात्र विकल्प है। इसको आप रोकिए और रोकने के लिए ब्लड बैंक में बिल्कुल प्रॉपरली एकदम अच्छे रजिस्टर्ड जगह से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाइए जहाँ से किसी तरीके का मिक्सिंग या मिलावट का उदाहरण ना आता हो। तो बिल्कुल अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सुरक्षित उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजेबल निडल सिरिंज ये है बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी तरीके का जो फिजिकल कांटेक्ट है वो कांटेक्ट में जो है किसी भी तरीके का जो है प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना होने से संक्रमित व्यक्ति के साथ रिलेशन जानलेवा भी हो सकता है। और ये जो ड्रग एब्यूज की वजह से ये जो निडल सिरिंज वाले बहुत सारे जो नशेड़ी जो समाज है, जो बच्चे हैं जो एब्यूज कर रहे हैं, उनको भी इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है और उससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि लाइन पहले ही लिखा हुआ है कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, ये डेथ वारंट है। इसका एकमात्र विकल्प है कि इसको आप रोक लीजिए, अपने तक आने मत दीजिए। बस आने नहीं देंगे तो बस इतना ही से सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब ये है कि कुछ NGOs हैं, कुछ अलग अलग एजेंसियां हैं जो एड्स को लेके बहुत ही रोकने के लेके अवेयरनेस को लेके बहुत अच्छा कारगर काम कर रही हैं। उसी में ये NACO के बारे में पूछता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जागरूकता और नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ पे इस तरह के रोगों से संक्रमित व्यक्ति को प्रॉपर काउंसलिंग देना, उनके लिए एंटी रेट्रोवायरल दवाइयों का व्यवस्था कराना और उनको सही आवासन हो, सही उनको प्रमोशन मिले, मुख्यधारा में वो जुड़े रहें, उसकी वो व्यवस्था करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो लोगों को अवेयर करने के लिए बड़े स्तर पे व्यापक सुझाव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इनके बारे में भी देखना है और ख़ास बात ये रखना है, आपको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो दिमाग में रखना है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। तो ये आप क्लास 12th लेवल पे HIV एड्स के ट्रांसमिशन के बारे में समझ रहे थे। अगर आप इसको एक स्लाइड के माध्यम से पूरी रूपरेखा समझना चाहते हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि भाई ये जो पूरी बीमारी है वो इस HIV वायरस की वजह से हो रही है। ये HIV वायरस एक तरह का रेट्रो वायरस है, पुराना वायरस है। इस वायरस के पास अनुवांशिक पदार्थ में क्या है भाई, RNA है और इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये RNA वायरस जो है बॉडी में जाके क्या करता है, DNA वायरस में परिवर्तित हो जाता है और वहीं से खेल ये करना शुरू कर देता है। रहा बात प्रसार की, तो कैसे प्रसार होता है, तो रक्त के माध्यम से, वीर्य या स्पर्म के माध्यम से, संक्रमित निडल से हो सकता है, माता से शिशु को हो सकता है।
इसमें बॉडी में टारगेट कौन हो रहा है भाई, तो मैक्रोफेज कोशिका जो है HIV फैक्ट्री का काम करता है और वहीं पे जाके ये वायरल DNA जो है होस्ट के DNA के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ के ढेर सारा HIV का वायरस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम रक्षा की बात करें तो बॉडी के डिफेंस तो जो करना है वो करते ही हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं तो फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो जागरूकता, सुरक्षित जीवन शैली और सामाजिक सहानुभूति के माध्यम से लोगों को संभालने का प्रयास करती हैं। दवाइयों में जैसा कि आपने बोला कि एलिजा टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेसे, इस टेस्ट से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और संक्रमित व्यक्ति को ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है चलाया जाता है। लंबे समय तक दवाइयाँ ली जाती हैं, इनफैक्ट जब तक जीवन में ली जाती है, और कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि वायरस के जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है, बढ़ते दर से उसकी संख्या जो बढ़ रही है उसको हम लोग रिड्यूस करें, मिनिमाइज करें। और कुल मिला के हम लोग देखते हैं यही कि जो अवसरवादी संक्रमण है, इस संक्रमण से हमें एक साथ मिलजुल कर जागरूकता के पर्पज से, अवेयरनेस से आपको लड़ना है। विज्ञान और संवेदना के संयोजन से ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। साइंस तो अपना काम करेगा ART दवाओं के रूप में, बहुत सारे डिवाइसेस के रूप में, लेकिन इमोशन और सोसाइटी में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाते जो आपका दायित्व है उसका अगर आप पालन करें तो जागरूकता से भी इसे हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन और NCERT बायो के जो 8 टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट थे उसको आपके साथ जोड़ा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के क्वेश्चंस को भी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आने वाले क्लासेस में हेल्थ और डिजीज के ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, और जैसा कि आप लोगों का साथ जो है वो अभी 2000 से ऊपर लोगों का एसोसिएशन इस चैनल के साथ हो चुका है, जो कि एक छोटी पर सहज शुरुआत मानी जा सकती है। और भी जो स्टूडेंट्स जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जुड़िए और इस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के क्लास 12th 2027 की प्रिपरेशन को और धारदार बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।